मारिया सक्सेस जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th का जो बुक है ज्योग्राफी का जो फर्स्ट बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का जो फर्स्ट चैप्टर में क्या दिया हुआ है, मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र के विषय में आज हम लोग इसमें पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ मुख्य रूप से मानव भूगोल के विषय में पढ़ना है, इसका प्रकृति क्या है, इसके कौन कौन से विशेष क्षेत्र है, सिर्फ हमें यही अध्ययन करना है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। इसका जो सबसे पहले हमें समझ लेते हैं कि मानव भूगोल क्या है। देखिए सबसे पहले हमें क्या समझना होगा कि ये मानव भूगोल क्या होते हैं। सबसे पहले हमें यह देख लेना है कि जो मानव जो होता है, मानव किसका पार्ट है, मानव किसका अंग है, मानव समाज में रहता है, सामाजिक प्राणी है। वहीं बात करें भूगोल में क्या होता है, भूगोल में पृथ्वी के स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। तो हमें इसका जो डिफिनेशन है वो क्या बना कि मानव समाजों तथा प्रकृति के बीच के अंतर संबंधों का, मतलब बीच के जो संबंध है उसका अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। एक बार फिर से डिफिनेशन सुन लीजिए, काफी सिंपल डिफिनेशन कि मानव समाजों तथा प्रकृति के बीच का जो अध्ययन होता है उसे मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है। इसका जो डिफिनेशन, जो सटीक डिफिनेशन है वो मैं नीचे बताने वाला हूँ, वीडियो के आगे बताने वाला हूँ। इसमें आज हम लोग संपूर्ण विश्लेषण पढ़ लेते हैं। काफी छोटा चैप्टर है लेकिन यह चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर का पढ़े बिना हमें अगला चैप्टर जो भूगोल में जितने भी चैप्टर आएंगे वो समझ में नहीं आएंगे। तो इसको हम केयरफुली सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ, देखिए निश्चयवाद क्या है, निश्चयवाद, प्रकृतिवाद और नियतिवाद। यहाँ पे आपको जितना भी यहाँ पे वर्ड दिखाई दे रहे हैं वो सब एक ही पार्ट है। देखिए सबसे पहले हम डिफिनेशन यहाँ पे पढ़ते हैं। प्रकृति के आदर्शों के अनुसार ढालना। देखिए प्रकृति के आदर्शों के अनुसार अपने आप को ढालना पर्यावरण निश्चयवाद कहलाता है। देखिए प्रकृति के नियमों के अनुसार कहने का मतलब क्या है, देखिए यदि वर्षा हो रही होगी, यदि बारिश हो रही होगी तो क्या करना, हमें घर में ही रहना, अर्थात प्रकृति के अनुसार से ढलना है। इसमें क्या होता है, प्रकृति प्रधान होती है। इसमें क्या होता है, प्रकृति प्रधान होती है। इसे आदि मानव पहले क्या होता था, आदि मानव को ना पहले घर होता था ना कुछ होता था। तो आदि मानव वर्षा के दिनों में क्या होता था, अपने आप को ढलने के लिए किसी गुफा के अंदर छिप जाते थे। घर नहीं होता तो प्रकृति के अनुसार ही ढल जाते थे, किसी पेड़ पौधे, किसी पेड़ के ऊपर रहते थे। तो यही करना है कि प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है, नियतिवाद कहलाता है। इसके बेसिक कुछ नहीं, इतना ही पढ़ना है इसमें। उसके बाद इसका जस्ट उल्टा है संभववाद है। देखिए इसका जस्ट उल्टा क्या है, संभववाद है। देखिए इसका सबसे पहले डिफिनेशन पढ़ते हैं। डिफिनेशन काफी सिंपल है कि मनुष्य अपने बुद्धि, विवेक, कौशल के बल पर प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किए गए समस्याओं पर विजय पाता है, तो इसे ही संभववाद के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब ये कि उसमें क्या था, निश्चयवाद में क्या बोला था, सबसे ऊपर निश्चयवाद, प्रकृतिवाद मतलब प्रकृति ही प्रधान होती है उसमें। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें मानव प्रधान होता है। इसमें कौन प्रधान होता है, इसमें मानव प्रधान होता है। क्योंकि यदि बाहर बारिश हो रही होगी तो हम छाता या रेनकोट लगा के हम प्रकृति के, अपने दिमाग का उपयोग करके हम प्रकृति पर विजय पा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें कहीं ट्रेवल करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, मान लेते हैं मौसम खराब है, तो मौसम खराब है तो हमें अपने कार में से ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि जो कार जो होता है, जो गाड़ियां होती है, मनुष्य अपने बुद्धि कौशल के बल पर ही बनाता है और प्रकृति पर विजय पाता है। बस इतना ही है, कुछ नहीं करना है। निश्चयवाद में जो ऊपर था, ऊपर में क्या था, निश्चयवाद में प्रकृति के नियमों का पालन करना है, और जो संभववाद है वो प्रकृति के नियमों, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न गई समस्याओं पर विजय पाना है। बस इतना ही, कुछ नहीं करना है इसमें। संभववाद का डिफिनेशन इतना है कि मनुष्य अपने बुद्धि, कौशल, विवेक के बल पर प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किए गए समस्याओं पर विजय पाता है। इसी को संभववाद के नाम से जाना जाता है। जैसे कि वर्षा ऋतु में लोग आसानी से अपने कार्यस्थल पर जाते हैं, वर्षा ऋतु में लोग आसानी से अपने कार्यस्थल पर जाते हैं, संभववाद का एक उदाहरण है। तो अगला हम लोग चलते हैं, अगला क्या है, निश्चयवाद। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सबसे पहले हम लोग क्या अध्ययन किए थे, सबसे पहले हम लोग क्या अध्ययन किए थे, सबसे पहले किए थे निश्चयवाद, उसके बाद किए थे संभववाद। निश्चयवाद मतलब प्रकृति प्रधान होती है, संभववाद मतलब मनुष्य कुछ भी संभव करके दिखा सकता है, अपने बुद्धि विवेक के बल पर हमें कुछ भी हासिल कर सकता है, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर सकता है, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किए गए समस्याओं को समाधान कर सकता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है, सबसे पहले हमें क्या समझना है, नव निश्चयवाद। देखिए सबसे पहले हमें दो चीज पढ़े हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या क्या दो चीज पढ़े, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़े सो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग निश्चयवाद पढ़े, क्या चीज पढ़े, निश्चयवाद। इसमें क्या था, प्रकृति प्रधान था। इसमें क्या था, इसमें प्रकृति को प्रधान माना गया है, इसमें प्रकृति को प्रधान माना गया। जबकि जस्ट इसका जो उल्टा हम लोग करते हैं, इसका जो उल्टा संभववाद को क्या बोला गया कि अपने दिमाग लगाकर जो मनुष्य है वो प्रकृति पर विजय पा लेता है। बस इतना ही करना है। लेकिन नव निश्चयवाद में क्या बोला गया, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रकृतिवाद, देखिए जो संभववाद है निश्चय, देखिए ध्यान से समझिए, जो आप लोग को जो शब्द होता है उसमें डिफिनेशन जो होता है काफी दिक्कत होती है।
सबसे पहला आप लोग को पढ़ा है नियतिवाद अर्थात प्रकृतिवाद। तो प्रकृतिवाद और दूसरा में क्या पढ़ा है, संभववाद। तो प्रकृतिवाद और संभववाद के बीच के रास्ते को क्या बोलते हैं, नव निश्चयवाद बोलते हैं। सबसे पहला होता है प्रकृतिवाद, उसके बाद क्या होता है, संभववाद। इसी दोनों के जो बीच का जो रास्ता होता है, इसके दोनों का जो बीच का रास्ता होता है, उसी को नव निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। जिससे कि यहाँ पे समझ सकते हैं, देखिए नव निश्चयवाद में क्या है, इसमें प्रकृति और मानव के मध्य सामंजस्य पर बल दिया गया। मतलब इसमें ऐसा कार्य करना, इसमें प्रकृति को भी नुकसान ना हो और मानव उसे आसानी से कार्य कर सके। मानव के मध्य सामंजस्य पर बल दिया गया है। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसके नाम से भी जाना जाता है, रुको और जाओ के निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑब्जेक्टिव में क्या पूछता है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, तो इसकी जो परिभाषा है, इसके प्रवर्तक है वो ग्रिफिन टेलर के, ये अमेरिका के रहने वाले थे। आगे हम लोग समझते हैं आगे क्या है। देखिए मानव भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण जो उपक्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं। मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र जो इस प्रकार है। देखिए मानव भूगोल के जो क्षेत्र है, जिसका पाठ है वो सामाजिक भूगोल है, क्योंकि समाज में मानव आता है। नगरीय भूगोल है, क्योंकि नगर में भी मानव आता है। राजनीतिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल कहने का मतलब कि राजनीतिक मानव भूगोल के अंतर्गत ही आता है। जनसंख्या भूगोल है, भूगोल आवास है, मतलब आर्थिक भूगोल। इतने जितने भी पाठ हैं वो मानव भूगोल के ही पाठ है। इतने जितने भी यहाँ पे पाठ दिए हैं, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, ये जो सारे हैं वो किसके पाठ हैं, ये सारे मानव भूगोल के पाठ हैं। आगे हम लोग समझते हैं मानव भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण उपक्षेत्रों के विषय में। देखिए मानव भूगोल के जो प्रमुख उपक्षेत्र है वो सामाजिक भूगोल है, नगरीय भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, जनसंख्या भूगोल और आवास भूगोल है। ये जो सब किसके, मानव भूगोल के ही पाठ है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं जो हम लोग को एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मानव भूगोल की जो परिभाषा है वो अलग अलग विद्वान ने अलग अलग तरीके से दिए हैं। तो वो सब जो भी विद्वान है किस प्रकार के जो परिभाषा दिए उसको सिर्फ समझना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग मानव भूगोल के विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार से मानव भूगोल को डिफाइन करने का प्रयास किया। सबसे पहले समझते हैं फ्रेडरिक रेटजेल के विषय में। ये फ्रेडरिक रेटजेल जो है वो जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने मानव भूगोल का कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया है। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच अंतर संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये किसका कथन है, फ्रेडरिक रेटजेल का। वहीं बात करें एनएलसी सैंपल जो अमेरिका के रहने वाली थी, इन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित कुछ इस प्रकार किया है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका, एनएलसी सैंपल का। देखिए ये शुरुआती दौर में तो थोड़ा याद करने में तो काफी दिक्कत होता है, लेकिन बार बार रिवाइज करने से ये हमें काफी इम्पोर्टेंट होता है और हमारे दिमाग में बैठ जाता है। और ये जो मैं इसीलिए यहाँ पे ये जो कथन लेकर आए, क्योंकि ये जो कथन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैक ने कई बार इसको पूछा है। तो अगला हम लोग समझते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए अगला जो प्रश्न हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि विडाल डी ब्लास के अनुसार, ये देखिए ये जो विडाल डी ब्लास है वो फ्रांस के रहने वाले थे। इनके अनुसार से मानव भूगोल इस प्रकार से डिफाइन है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम जो है तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। देखिए ये जो काफी ये सब जो टॉपिक जो होते हैं डिफाइन होते हैं तो काफी दिक्कत होता है। तो हो सके तो आप लोग 2-3 बार रिवाइज करके ये सब टॉपिक थोड़ा बहुत दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग को ये डिफिनेशन दे देगा, बोलेगा कि बताइए कि ये जो डिफिनेशन है वो किसने डिफाइन किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विडाल डी ब्लास। तो आई होप यह चैप्टर आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं दूसरे चैप्टर में।